हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो आप लोग में से जितने स्टूडेंट जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है या अगली बार देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग दो तीन चीज़ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो गया है, तो सेकेंड कट ऑफ कब आ सकती है, अगर आ सकती है तो किस किस केस में आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कट ऑफ तो वो क्लियर कर रहे हैं लेकिन सेम लास्ट रैंक है और उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है या एक नंबर से रह गए हैं। दूसरा पॉइंट पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से टोटल सिलेक्शन कितना हुआ, क्योंकि ये भी एक क्यूरियोसिटी की बात है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कॉल करके। तीसरा जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो बहुत सारे पेरेंट्स का भी कॉल आया था, उनके तरफ से भी कुछ सजेशंस आए हैं, जैसे कि ऑफलाइन क्लास दिल्ली में हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए या फिर क्या क्या होना है, तो उनके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। लेकिन जितने लोगों ने आप लोग इस बार अपना एग्ज़ाम दिया है, आइदर सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना मार्क्स का स्क्रीनशॉट लेके हम लोगों को व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो दैट कि हम लोग सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे और फिर एक प्रिडिक्शन लगा पाएंगे, सो दैट कि जो भी लोग अगले साल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कितने मार्क्स पे किस किस से रैंक वेरी करता है और कितना मार्क्स लाने के लिए कितना मार्क्स लाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जितने लोगों ने इस बार क्लियर कर लिया है, तो आप लोगों के लिए हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग लोगों कोर्स वाइज ये व्हाट्सएप ग्रुप है। अभी हम लोग ने लोगों को ऐड नहीं किया है, कल या परसों में सारे लोगों को ऐड कर देंगे, जिसमें कि जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट है, वो सारा कुछ आपके साथ हम लोग शेयर कर देंगे, सो दैट कि आपका एडमिशन प्रोसेस हैसल फ्री हो जाएगा। और इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास भी वो आंसर्स होंगे, तो वो लोग आपको रिप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बहुत सारे लोगों का जो आ रहा था कि किस तरीके से एग्ज़ाम ट्रेजरी का टोटल कितना सिलेक्शन हुआ है, तो मैं बता दूं कि हम लोगों का एस्टिमेट जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन उतना ज़्यादा सिलेक्शन हो नहीं पाया। रफली जो अभी तक हम लोगों ने टोटल कंपाइल कर पाए हैं, तो वही अराउंड 104 to 105 हुआ है। जो लोग एग्ज़ाम ट्रेजरी से एसोसिएटेड थे, चाहे ऑनलाइन क्लास को लेकर या जिन लोगों ने स्टडी मटेरियल लिया था या जिन लोगों ने मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लिया था, तो टोटल वही 104-105 सिलेक्शन हुआ है एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से। और इसी के बाद बहुत सारे पेरेंट्स का भी कॉल आया और उन लोगों ने अपने रिलेटिव्स को, अपने जूनियर्स को बताया है कि जिन लोगों को अगले साल के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे चलकर बताएंगे डिटेल में, ऑनलाइन क्लासेस के भी बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कब स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर दिए हैं तो क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी डिटेल में बातें करेंगे। हाँ, अगर आपको जानना है तो आप लोग हम लोग को कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंड कट ऑफ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी तो क्या प्रोसेस है। और इसको लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हम लोगों के पास कॉल्स आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को मिसलीड भी किया जा रहा है कि सेकेंड कट ऑफ आएगी, कब आएगी। फ्रैंकली स्पीकिंग सेकेंड कट ऑफ आती है, लेकिन कब आती है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं कि वो किस प्रोसेस क्या होता है सेकेंड कट ऑफ आने का। लोगों को लगता है कि जैसे डीयू में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आती है, तो शायद जेएनयू में भी आती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड कट ऑफ कब आती है, किस केस में आती है। अब किसी भी, और उससे पहले मैं बता दूं कि और ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि जिनका 1 मार्क्स से रह गया है या जो लोग कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो अगर कट ऑफ लिस्ट आती है तो वो उसी केस में होगा जब जिनका एडमिशन के लिए, जिनको काउंसलिंग के लिए, जिनको कॉल लेटर भेजा जा चुका है या जिनका सिलेक्शन हो गया है, सेलेक्टेड शो कर रहा है, वो लोग एडमिशन नहीं लेंगे, तो उसी केस में सेकेंड कट ऑफ लिस्ट आएगी। अब सवाल होता है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर मेरा 1 मार्क्स कम आ रहा है तो एडमिशन होगा या नहीं होगा। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ्रेंच का कट ऑफ गया है 79
और फ्रेंच का जो हाईएस्ट मार्क्स आया है, जिनका रैंक 1 है, थैंकफुली होपफुली वो एग्ज़ाम ट्रेजी के ही स्टूडेंट हैं, तो उनका मार्क्स आया है 91। तो फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच में अप्लाई किया था, अरबिक में अप्लाई किया था और पर्शियन में अप्लाई किया था। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि तीनों में उनका रैंक 1 ही है। तो अब किसी का मार्क्स आया है 79 और उनका एडमिशन हो गया है, अगर मैं 79 जनरल कैटेगरी की बात करूं फ्रेंच का, तो 26 पे एडमिशन हुआ है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका रैंक जो अंडर रिजर्व्ड यूआर रैंक है, यूआर रैंक ये 27 है, लेकिन इनका एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन जो एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि 77 जिनका मार्क्स आया है यूआर कैटेगरी में, तो उनका रैंक 108 भी है। इसका मतलब ये शो करता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है 108 - 27, तो इतने सारे बच्चे हैं। तो अब आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जिनका 77 आया, 2 मार्क्स कम है, तो क्या एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि हर एक मार्क्स पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही बच्चा होता है, हर एक मार्क्स पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 80 पे मान लीजिए कि अराउंड 4 to 5 स्टूडेंट हो सकते हैं, 79 पे भी इनफैक्ट 4 to 5 स्टूडेंट हो सकते हैं। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है, आप लोग अगर प्रोस्पेक्टस को पढ़िएगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो लोग प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस किस किस केस में मिलता है, गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है, आपको डिफेंस जिनका बैकग्राउंड है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये 2 मेजर कैटेगरी है जिनका प्रेफरेंस होता है। तो अब इसमें ये होगा कि मान लीजिए एक सीट है और 79 किसी में 5 स्टूडेंट्स का हुआ है, तो उसमें उसी का होगा जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है। या मान लीजिए 2 सीट है, तो 2 सीट में भी एक गर्ल चाइल्ड का हो जाएगा, एक डिफेंस बैकग्राउंड का हो जाएगा। तो सेम मार्क्स पे अगर लास्ट एक सीट है तो इस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। दूसरा जो डिफेंस के हैं, अगर मान लीजिए सिंगल गर्ल चाइल्ड का नहीं है मार्क्स, डिफेंस के हैं 79 पे, तो हो सकता है वो सीट डिफेंस को दे दिया जाएगा इनकेस अगर सिर्फ एक सीट है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर मेरा 1 मार्क्स कम आ रहा है तो होगा या नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग अपना एक बार स्कोर कार्ड भेज दीजिए, सो दैट कि हम लोग सारी चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे और एक एस्टिमेट लगा के बता पाएंगे। और दूसरा जो हम लोगों ने बोला था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है, कि जो आपके कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अरबिक, पर्शियन, पश्तो, तो कुछ कुछ लोगों से जब हम लोगों की बात हो रही थी, जिन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, जो और मान लीजिए किसी को पश्तो मिला या किसी को पर्शियन मिला और उनको इफ्लू में या जामिया में फॉर एग्जांपल फ्रेंच मिल गया या कोरियन मिल गया, तो उनका कहना है कि वो यहाँ पे जेएनयू में एडमिशन ना लेके वो जो है अगले साल वो जो है इसी साल या तो इफ्लू या जामिया चले जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि ये सीट खाली रह जाएगी और फिर इसका सेकंड कट ऑफ निकलेगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर आप अपना देखिएगा तो एक तो आपका P1 और P2 कैटेगरी होता है और इसमें भी दोनों के केस में रिजर्वेशन वाले अलग अलग केसेस होते हैं। तो बेसिकली जिस रिजर्व कैटेगरी में, चाहे वो यूआर का हो, एसटी, एससी, ओबीसी, पीएच, जिसने अपनी सीट छोड़ी है सिर्फ उसी का आएगा। और अगर आप लोग मान लीजिए फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, कोरियन, चाइनीज़ इन सब में चांसेस कम होते हैं सेकंड कट ऑफ आने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मिरेकल है। इसके अलावा जो एक और जो हम लोगों ने बातें की कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अरबिक में हो गया है या पर्शियन में हो गया है, लेकिन उनका कहना है कि वो इस साल एडमिशन नहीं लेंगे, वो अगले साल जाएंगे। क्योंकि हम ही लोग के 2-3 स्टूडेंट से जब मैंने बात की, जो जिन लोगों ने हम लोगों का ऑनलाइन क्लासेस लिया था, तो उनका हो गया था, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि सर इस बार हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे जस्ट बिकॉज कि उनको फ्रेंच या स्पेनिश नहीं मिला है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, आपका ऑब्जेक्टिव यूपीएससी है तो प्लीज़ आप लोग इसको मत छोड़िए। बाकी के कहे सुने में मत आइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर
मैंने इनसे बात किया, उनसे बात किया, इन्होंने बोला कि अरबिक पोस्ट तो पर्शियन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यार सिंपल सी बात है, जेएनयू में अगर ये कोर्स है तो कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट है, तभी जेएनयू इस कोर्स को चला रहा है। हम लोगों से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है वहाँ के प्रोफेसर, वाइस चांसलर हैं। बेवकूफ़ तो है नहीं कि इस कोर्स को चला रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे थे, प्रोफेसर्स को सैलरी दे के बोल रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ। तो किसी के कहे सुने मत आइए कि ये कोर्स अच्छा नहीं है या ये कोर्स अच्छा है। आपको देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मोस्टली बच्चों का ऑब्जेक्टिव होता है यूपीएससी, गो फॉर इट, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट। हाँ तो ये हो गया कि किस तरीके से आपका कट ऑफ डिटरमाइन अगर होता है, सेकंड लिस्ट आती है तो किस तरीके से आएगी और कब कब आ सकती है। अब सवाल आता है कि ये कब आएगी। अब इस पे भी लोगों का कॉल आएगा कि सर मैंने इससे कॉल किया, उससे कॉल किया, ये बोला परसों आ जाएगी, इतने बोला ऐसा हो जाएगा। यार पता नहीं कहाँ से आप लोग किसको किसको कॉल लगा लेते हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। सेकेंड कट ऑफ लिस्ट उसी समय आएगी जब पहले लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वेट कीजिए, लिस्ट उसी समय आएगी क्योंकि जब तक एडमिशन नहीं हुआ है जेएनयू को कैसे पता चलेगा कि कौन एडमिशन ले रहा है कौन एडमिशन नहीं ले रहा है। क्योंकि इसमें जेएनयू में मान लीजिए आपका 15 दिसंबर तक मान लीजिए कि टाइम है एडमिशन का, इन द सेंस कि नेक्स्ट एक हफ्ते का होता है कि जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, तो उन सारे चीज़ों का मिला के एक सेकेंड लिस्ट निकलेगी। ये नहीं कि हर एक दिन सेकेंड लिस्ट निकल रही है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी और ये विशफुल थिंकिंग नहीं कीजिएगा कि अब मेरा नहीं हुआ तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। अगर आप लोग सीरियस हैं जेएनयू के लिए तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। हाँ एक चीज़ मैंने और भी देखा कि अब जिन लोगों का इस बार नहीं हुआ है वो लोग अब परेशान हैं कॉल करके कि सर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कब से होगी। यार इस तरीके से पैनिक मोड में जाके पढ़ाई नहीं करनी है। नहीं हुआ ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट एंड टेक इट एज ए चैलेंज। इसमें डीमोरलाइज होने वाली कोई बात नहीं है, डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। नहीं होता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि परेशान हो जाना है। हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं हुआ लेट्स ट्राई अगेन। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि आज भी हम लोगों के पास बहुत सारे जब कॉल्स आने लगे और उस समय ज़्यादा कॉल्स आने लगे कि मेरे फ्रेंड का हो गया मेरा नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड ने आपका क्लास लिया था, मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी कर लेंगे। यार एक बात बताइए, 450 सीट होता है, एग्ज़ाम ट्रेजी के तो सिर्फ 100 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 350 फिर भी कुछ सेल्फ प्रिपरेशन करके आए हैं, कुछ कहीं और से पढ़ाई करके आए हैं, कुछ कहीं और से कोचिंग करके आए हैं, लेकिन सिलेक्शन तो होना ही होना है। हाँ एग्ज़ाम ट्रेजी या कहीं और से पढ़ाई करने से ये होता है कि आपको फिर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से मॉक टेस्ट होगा, किस तरीके से सेल्फ इवेल्यूशन होगा, ये सारी चीज़ों को आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर ये सारी टेंशन हम लोगों की हो जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा, जब अब किसी का नहीं हुआ हम लोगों ने उनको बोला कि बताइए आपके मार्क्स कम क्यों आए, तो हम लोगों को ये सुनने को मिल रहा था कि सर हम लोगों ने ना आपके मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो सर हम लोगों ने आपके टेस्ट सीरीज नहीं दिए। यार ये ना बहुत बड़ी हम लोगों के लिए भी सेटबैक होती है कि जब हम लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं फिर भी स्टूडेंट की तरफ से ये रिस्पांस आ रहा है कि सर हम लोगों ने ना टेस्ट सीरीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया था, हम लोग सिर्फ नोट्स बना के पढ़ के चले गए। यार इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से सेल्फ इवैल्यूएशन में आप अपने आप को जज कर पाएँ कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है। अगर आप अपने आप को नहीं जज कर पाइएगा तो फिर कैसे आप प्रिपरेशन कीजिएगा। क्योंकि देखिए जहाँ तक पढ़ने वाली सवाल है, यूट्यूब पे आपको बतेरे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। आप विकिपीडिया पढ़ सकते हैं, यहाँ से नोट्स उठा सकते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट्स मिल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना नोट्स इकट्ठा करते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि सारे नोट्स को जब आप पढ़ लेते हैं और अपने आप को जब इवैल्यूएशन करने की बात आती है कि अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो मुझे कितना आता है, और उस चीज़ पे आपका जजमेंट होता है कि आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। और एग्ज़ाम ट्रेजी इस चीज़ पे फोकस करता है।
क्योंकि हम लोग अगर मैं इस बार की बात करूं तो अराउंड 20+ हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे। 20+ मॉक टेस्ट का मतलब है 2000 क्वेश्चंस। आपके 10 सेट के टेस्ट सीरीज होंगे, मतलब कि 1000 क्वेश्चंस, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आपके पर सेट हो गए। इसके बाद लास्ट 15 ईयर्स के हम लोग क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा तो उसको भी अगर आप मान लीजिए 500 ही मान लीजिए जो इम्पोर्टेंट है तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ कुछ आपको क्वेश्चन बैंक देते हैं जीके के रूप में इंडिया से रिलेटेड। प्लस अगर ये तो सारे मॉक टेस्ट के हो गए, प्लस अगर मैं इंग्लिश की बात करूं या रीजनिंग की बात करूं तो हम लोग वीक में 4 दिन जो है लगातार इंग्लिश एंड रीजनिंग का प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखिएगा तो 5000+ क्वेश्चंस ही हो जाते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका छूटना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट के हम लोगों ने बोला था यार कि जिस तरीके से हम लोग आपको बोल रहे हैं सब्जेक्ट का चॉइस करने के लिए, उस तरीके से सब्जेक्ट का चॉइस कीजिए। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट का चूज़ किस प्रेफरेंस में करना है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करने में। और जब ये चीज़ हम लोग बोले कि यार क्यों बोले थे आपको इस तरीके से चूज़ करने के लिए, ये पर्पस था, तब बोल रहा है कि सर मैंने तो आपकी बात ध्यान से सुनी नहीं, इसलिए शायद मेरा नहीं हो पाया। क्योंकि लोगों के अच्छे मार्क्स थे, कुछ कुछ लोगों के होने चाहिए थे, हम ही लोगों के स्टूडेंट के होने चाहिए। तो और वो बहुत सेटबैक प्रोवाइड करता है कि यार अब किसी का 75 मार्क्स आके अगर जेएनयू में एडमिशन नहीं हो रहा है, वो भी बेवकूफ़ी के कारण, तो दिक्कत वाली बात है। प्लस फॉर्म भरने में मिस्टेक्स, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। हाँ, और एक जो हम लोग को बहुत सारे आज कॉल्स आए तो उसमें कुछ कुछ पेरेंट्स भी थे जिनका ये कहना था कि क्या हम लोग ऑफलाइन क्लास दिल्ली में एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। और लोगों का कहना था कि सजेशंस था कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो और ज़्यादा बच्चे आएंगे, अच्छे से आप पढ़ा पाइएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर पाएँ। और एक चीज़ जो मोस्टली हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं जो छोटे छोटे शहर से आते हैं। अगर मैं खुद की एक बात करूँ तो मैं ऐसे शहर से आता हूँ जो कि यार बहुत ही, मतलब मैं एक गांव से ही आता हूँ, उसको आप शहर भी नहीं बोलिएगा। और तो अगर मैं दिल्ली में क्लासेस स्टार्ट करता हूँ तो शायद मेरे जैसे लोग जेएनयू नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि मैक्सिमम हम लोग की आउटरीच हो और किसी भी कॉर्नर में बैठ के लोगों का हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एमए की बात करूं तो जो फर्स्ट रैंक आया है इंटरनेशनल रिलेशन में, जो लड़की है जो हम लोग के साथ वो नोट्स ली थी, सारा कुछ हम लोग का टेस्ट सीरीज ली थी, उसका रैंक 1 आया है एंड सी इज़ फ्रॉम केरला। अगर हम लोग मान लीजिए दिल्ली में क्लासेस चला रहे होते तो शायद वो नहीं हो पाता है। एमए में अगर मैं बात करूं तो 70+ सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे हम लोग के पास ऑफ़र भी आए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कि क्या हम लोग उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, एमए के लिए क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन फिर वो वही चीज़ हो जाती है जो हम लोगों ने पहले देखा था। अगर मैं अपनी बात करूं, अपने टाइम में जब हम लोगों ने जेएनयू ज्वाइन किया था तो मैक्सिमम बच्चे वो थे, या उस समय का वो फेज था जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे एक आप टर्म देखिएगा कि जेएनयू को कभी कभी इलिटिस्ट लेफ्ट भी बोला जाता है कि वहाँ तो सारे लेफ्ट में सारे इलीट ही पहुँचते हैं। वो इसलिए होता था कि मैक्सिमम वो लोग पहुँच पाते थे जो अच्छे फैमिली से थे, जिनके पास रिसोर्सेज था, जिनके पास पैसे थे, जिनके पास अवेलेबिलिटी थी बुक्स की। लेकिन वी आर ट्राइंग टू चैलेंज दैट, हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग कितना कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग अपना ये ऑनलाइन वाला ही कंटिन्यू रखेंगे रादर देन ओपनिंग ए, आप ये बोल सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुनीरका और साउथ दिल्ली। एंड ऑल्सो इसलिए क्योंकि आप मान लीजिए अगर हम लोग ये सारा कुछ बंद करके अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको फिर क्लास लेने के लिए, कोचिंग करने के लिए एक कमरा लेना पड़ेगा, पीजी लेना पड़ेगा, एंड इट्स एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, लर्निंग में वो कोई एडेड एडवांटेज नहीं करता है। तो इतना ही था। और फाइनली जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया कांग्रेचुलेशंस, लेकिन जितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए और किस तरीके से आपको एनालाइज करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बेसिकली नाउ वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन नेक्स्ट ईयर
कौन कौन सी गलतियां कर दी थी, चाहे वो सब्जेक्ट सिलेक्शन में, प्रेफरेंस में। देखिए कहाँ कहाँ लोगों ने मिस्टेक की है, फॉर्म फिलअप करने में, सब्जेक्ट सिलेक्शन में, प्रेफरेंस में। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्री लेवल पे। उसके बाद है कि क्या पढ़ना है, मॉक टेस्ट नहीं लिया, टेस्ट सीरीज नहीं लिया, क्योंकि हम फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोगों के लिए भी एक सेटबैक होता है। हम लोग भी चाहते हैं कि, क्योंकि हम लोगों का सक्सेस डिपेंड करता है कि आप लोग कितने सक्सेसफुल हैं। और जो ये 100+ मैं बोल रहा हूँ इस बार सिलेक्शन हुआ है, अगर ये 200+ हुआ होता तो और भी खुशी होती, लेकिन शायद नहीं हो पाया। हम लोगों के अंदर भी कुछ गलतियाँ थी इन द सेंस कि हम लोग प्रेशराइज नहीं किए थे स्टूडेंट्स को। बहुत सारे लोगों को हम लोग कॉल करके पूछते थे कि टेस्ट सीरीज क्यों नहीं ले रहे हैं, मॉक टेस्ट क्यों नहीं आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सर कल करेंगे, परसों करेंगे। तो हम लोग बोलते थे सर ठीक है कर दो। तो वी आर स्टिल थिंकिंग अब उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप लोग भी सजेस्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कुछ लोगों का ये सवाल था कि जैसे फ्रेंच में जो फर्स्ट रैंक आया है तो हम लोग उनसे बात करा सकते हैं कि नहीं, तो शायद ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये हम लोग कराएंगे कि एक बार कॉलेज स्टार्ट हो जाने दीजिए, फिर जितने बच्चे एग्जामिनेशन की तरफ से सेलेक्ट हुए हैं तो एक हम लोग ये करेंगे कि एक जगह सभी को इकट्ठा करेंगे और फिर उनके एक्सपीरियंस पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने पढ़ी। तो उससे भी होगा और आपको फ़ायदा भी होगा। और इसके अलावा आपके पास कोई और सजेशन है तो आप लोग वो सजेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के बारे में अगर जाननी है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सबका डिटेल्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आपके पास कोई और सजेशन है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अब ठंड आ रही है इंडिया में, तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए। 2-3 दिन से मेरे को भी फीवर हो रखा है, तो शायद आप देख पाएंगे कि मैं अनवेल हूँ, लेकिन इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। एंड वी आर होपफुल दैट आप लोग भी अब ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। होना नहीं होना दैट्स ए सेपरेट इशू, लेकिन डोंट गिव अप। सो एक जितने आप लोग जो है WWE देखते हैं अगर, तो उसमें जॉन सीना है एक, उनका टी-शर्ट पे लिखा होता है नेवर गिव अप। सो इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, नेवर गिव अप। जिन लोगों का हो गया है JNU में सिलेक्शन, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेट्स नॉट सेटल डाउन एट JNU। आप लोगों का आगे का भी कुछ एम होगा, सो लेट्स स्टार्ट टारगेटिंग फॉर दैट। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग एग्जाम टेस्ट।